तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमारे फर्स्ट चैप्टर ने हमें 5 फंक्शंस के नाम बताए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, अनकंट्रोलिंग। हम जो हमारा सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग, उसके अंदर क्या करते हैं, सिर्फ वहां पे सोच विचार का काम किया। हमने सिर्फ ये सोचा कि यार हमें करना क्या है। भाई किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले तो सोचना होगा ना कि हमें क्या करना है। तो वहां सिर्फ हमने सोचा, हमने वहां पे बेसिकली क्या करा, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जब हम एंटर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हमने ये तो सोच लिया ना कि क्या करना है, बट किस किस से कराना है, कौन किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब चीजें के बारे में हम वहां पे डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से लोगों को अपने यहाँ पे रखा जाता है, किस तरीके से उनका सिलेक्शन होता है, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, उन सभी चीजों के बारे में सोचा हमने। बेसिकली हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे वर्क किया अंडर द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, अब तक तो सिर्फ चीजें चल रही हैं। सपोज करो कि जैसे ये शोज वगैरह होते हैं ना, जैसे इवेंट होते हैं, ये जो कॉलेजेस में भी फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं सपोज, तो वहां पर भी क्या होता है, पहले एक प्लानिंग होती है, वहां पे भी प्लानिंग के बाद फिर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज होते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है कि यार भैया आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। फिर वो लोग रखते हैं जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, बट काम तो अभी भी शुरू नहीं हुआ है। अभी सिर्फ काम क्या हो रहा है, इन प्रोसेसिंग है। अभी तो सिर्फ एग्जीक्यूशन वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता ही डायरेक्टिंग की स्टेज पर आके है। वो नाम क्या है, डायरेक्ट प्लस आईएनजी। आईएनजी हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि किसी भी चीज के क्या, एक वर्ब है ना, आईएनजी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये काम हो रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सम इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी काम बिना इंस्ट्रक्शन के होता ही नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम है, बिना इंस्ट्रक्शन के हम लोग कोई काम नहीं करते। तो जैसे ही एक कोई, भाई सपोज करो एक परफॉर्मर है, डांस परफॉर्मर है उस इवेंट का, जब वो स्टेज पे पहुंचेगा और जैसे ही म्यूजिक बजेगा, तो म्यूजिक बजना इज इंस्ट्रक्शन की उसको डांस करना शुरू कर देना है। तो बिना इंस्ट्रक्शन के कोई भी काम नहीं होता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही डायरेक्टिंग की स्टेज पे जाके होता है। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्टिंग के अंदर ये जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, ये किस तरीके से दी जाती है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन है जहां पर एक्चुअल में आप एक्शन स्टार्ट करोगे। तो डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्शन देना भी है, किसी को कमांड देना भी है, किसी को काउंसिल करना भी है, मोटिवेट करना भी है, किसी को लीड करना भी है, सुपरवाइज करना भी है, और एट द सेम टाइम कम्युनिकेट करना भी है। डायरेक्टिंग इन सभी चीजों से बना है, क्योंकि डायरेक्टिंग का सीधा सा मतलब यही है कि अपने सबऑर्डिनेट को ये बताना कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डायरेक्टिंग की डेफिनेशन को समझे, तो इट रेफर्स टू टेलिंग द सबऑर्डिनेट, क्योंकि बिना बात के, बिना बताए काम शुरू होगा नहीं। सो डायरेक्टिंग इज टेलिंग द सबऑर्डिनेट व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, ये बताना कि भाई आपको क्या करना है। जब तक आप अपने सबऑर्डिनेट को ये बताओगे नहीं कि उसको क्या करना है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट कैसे करेगा। So directing is telling the people or the subordinate what to do and seeing that they do it. ये देखना भी है, ये नहीं कि सिर्फ बोलकर छोड़ दिया कि ये काम करना है, भाई देखना भी है कि वो उस काम को कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, with the best of their abilities, अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ वो उस काम को करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। भाई अगर मुझे डायरेक्शन देना है ना, सो आई हैव टू बी फिट। तो जब भी हम फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कॉल मी फिट, कॉल मी फिट, ठीक है। यहाँ पर सी फिट से आपको यहाँ पे निमोनिक मिलेगा, जिससे आप इसके फीचर्स को लर्न कर सकते हो, कॉल मी फिट। तो यहाँ पे जब फिट रहोगे तभी तो किसी को इंस्ट्रक्शन दे पाओगे। तो सी से यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एफ से हमारे पास फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आई से इनिशिएट्स एक्शन, और टी से टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस की। मैंने अभी आपसे कहा कि जब तक डायरेक्शन नहीं होगी, जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, काम शुरू नहीं होगा। और जब तक काम होगा तब तक डायरेक्शन जरूर होगी। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जब तक आप उसके अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, तब तक डायरेक्टिंग चलती रहेगी। तो डायरेक्टिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस,
इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलती रहेगी। अगर आप अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो तो उन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के साथ डायरेक्टिंग चलती रहेगी। वही बात हो गई कि जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जब तक उसकी लाइफ है, तब तक आप यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भाई कौन किसको डायरेक्ट करेगा? एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है ना, तो फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक सुपीरियर डायरेक्शन देगा अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, सो एवरी मैनेजर डायरेक्ट इज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, जो जस्ट उसके नीचे काम करता है हम उसको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, फर्स्ट स्टेप लेना। इट इनिशिएट्स एक्शन। देखो, जब बाकी सारे जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो एक स्टेज तैयार कर रहे हैं, मैंने बोला ना कि सपोज करो एक डांस परफॉर्मेंस होनी है, तो पहले भैया स्टेज रेडी हो रहा है, एक प्लानिंग हुई कि आपकी परफॉर्मेंस इस नंबर पर होगी, इस गाने पर आप डांस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमने लोगों को अलॉट कर दिया, उनके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने स्टाफ रख लिया। अब एज अ परफॉर्मर आप स्टेज पे खड़े हुए हो, तो जब तक आपके कानों में रोल्स, कैमरा, एक्शन, एक एक्टर भी कब परफॉर्म करता है? जब उसके कानों में ये वर्ड आते हैं। तो ऐसे एक डांसर कब परफॉर्म करना शुरू करके? जब उसके कानों में वो आवाज आनी शुरू होगी गाने की, तो वो उसके लिए इंस्ट्रक्शन का काम करेगी ना। तो डायरेक्टिंग के लिए यही कहा गया कि परफॉर्म्ड विद द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप बाकी सभी फंक्शंस के साथ इसको परफॉर्म करते हैं, व्हाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर सेटिंग फॉर एक्शन। बाकी सारे फंक्शन आपके लिए स्टेज तैयार कर रहे हैं। सो डायरेक्टिंग से ही फिर एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे डायरेक्शन मिलेगी वैसे आपके एक्शन स्टार्ट। नेक्स्ट, इट टेक प्लेस एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हर एक जगह पर है, हर उस जगह पर जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट होंगे वहां पर डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा ही करेगा। तो जहां पर भी आपको सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप दिखता है वहीं पर आपको डायरेक्टिंग भी दिखेगा। एंड मैनेजर फ्रॉम टॉप टू बॉटम परफॉर्म दिस फंक्शन। और हर एक मैनेजर जो हायर लेवल पर है वो अपने से नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा। तो भाई देखो, टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करते हैं, मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल को डायरेक्ट करते हैं, और ऑपरेशनल लेवल के जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो वर्कर्स को डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग हर एक लेवल पर चलती है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग हमें बनाएगी क्या? आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव नोट के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे, दैट आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस। तो यहाँ पर आई से मतलब है इनिशिएट्स एक्शन, एम है हमारा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एस है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, आर है रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस टू चेंज, और जी है हमारे पास ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इनिशिएट एक्शन की बात करूं, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, जस्ट अभी फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा कि डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन को। तो आप देख रहे हो मैंने एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सेम लिखी है, और आप भी सेम ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यार सेम ही तो पॉइंट है। अब वही चीज अगर आप इंपॉर्टेंस से पढ़ो, वही चीज फीचर में पढ़ो, तो बात अलग थोड़ी हो जाएगी। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? आपके एक्शंस को इनिशिएट करता है। यहाँ पे बस मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज करो कि एक सबऑर्डिनेट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा, कि जैसे उन्हें 100 यूनिट्स का टारगेट मिला हुआ है। अब उस 100 यूनिट के टारगेट के लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए था, 90 यूनिट्स बन चुकी हैं, 10 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल और चाहिए, पर उसकी परमिशन उसे अपने सुपीरियर से लेनी पड़ेगी। तो जब तक उसका सुपीरियर हाँ नहीं कर देता तब तक वो स्टोर रूम से जाके रॉ मटेरियल नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, वो अपने सुपीरियर के पास गया, उसने अपनी प्रॉब्लम उसके सामने रखी कि ऐसे ऐसे 10 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल कम पड़ रहा है। तो उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आप स्टोर रूम से जाओ, आपका जो भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है आप लेकर आओ और काम करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंस्ट्रक्शंस आई तो काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो डायरेक्टिंग है वो एक्शंस को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डायरेक्टिंग आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। अब आप लोग ही हो, आप लोग ना खुद अपने पोटेंशियल को समझते ही नहीं हो। ये हमारा काम है कि आपको ये बताना कि आपका पोटेंशियल क्या है। आप लोग समझते हो कि ठीक है, जब आप क्लास 11th में एंटर हुए तो क्लास 11th में आप एंटर हुए इस सोच के साथ कि यार बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, अब से तो बस जो 10th में गलतियां हुई हो गई अब उसे सुधारेंगे, बट 11th में तुम फिर वैसे ही रहे। फिर जब 12th स्टार्ट हुई ना, तब भी तुमने ये सोचा कि इस बार तो चक दे फट्टे कर देंगे, पर अब तुम खुद ही देख सकते हो कि तुम लोग का क्या हाल है। तो जहां तुमने वो टारगेट सोचा हुआ था ना 80-85,
अब वो शायद तुम्हें लगता होगा कि 60-70 भी पहुंच जाए तो बहुत है जब तुम कोर्स कंटेंट को देख रहे हो। अब यहाँ पे हमारा रोल आता है कि हमें तुम्हें ये समझाना है कि यार नहीं, तुम आज भी 80-85 वाले हो। क्यों? तो अब यहाँ पर देखो, आप एक बात को समझो, आप सिर्फ हाफ ईयरली में जब अपनी तैयारी करते हो, अभी भी अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो आप सिर्फ उन वेकेशन से पढ़ते हो, उन हॉलीडेज से पढ़ते हो जो आपको पेपर के बीच में मिलती है, या सिर्फ 15-20 दिन पहले आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर उस 15-20 दिन को पढ़कर भी या उन हॉलीडेज के बीच में भी पढ़कर अगर आपके 40-50% मार्क्स भी आ रहे हैं, तो तुम खुद सोचो ना कि यार अगर तुमने रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर दी तो तुम तो टॉपर बन जाओगे। तो तुम अपने पोटेंशियल को पहचानते क्यों नहीं हो? जो नालायक बच्चा होता है ना, सबसे ज्यादा दिमाग उसी में ही होता है। वो नालायक इसलिए होता है क्योंकि वो अपने दिमाग को 10 जगह भटका कर चलता है। अब ये हमारा रोल आता है इसमें कि हम आपको राइट ट्रैक पे लेकर आए, बट वो रोल तभी हम निभा पाएंगे जब आप हमारी डायरेक्शन को सुनेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि डायरेक्टिंग आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। कैसे? वो गाइड करेगा अपने एम्प्लॉयज को कि यार तुम में पोटेंशियल है, तुम्हें कैपेबिलिटीज है, तुम पहचानते ही नहीं हो। तुम वो 90% वाले, हर एक बच्चा 90% मार्क्स लेकर आ सकता है अगर वो चाहे तो, अगर उसे राइट डायरेक्शन मिले। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 90% नहीं ला सकता। मैंने खुद ने ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिनकी कंपार्टमेंट दे दे के वो थक गए थे, लेकिन जब 12th क्लास में उनका रिजल्ट आया तो वो 90+ मार्क्स लेकर आए कि उनके टीचर्स, स्कूल के टीचर्स भी हैरान हो गए कि इस बच्चे ने कैसे कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने अपने पोटेंशियल को पहचाना, राइट टाइम पे उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस आई कैन डू इट। तो यहाँ पे ये कैसे कर पाया? कुछ हमारी मदद थी, कुछ हमारे एफर्ट्स थे, कुछ उस बच्चे के एफर्ट्स थे। तो डायरेक्टिंग ना दोनों लोगों की तरफ से चल पाती है। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस आती है एम्प्लॉयज को ये समझाने में कि आपके अंदर पोटेंशियल है, अपनी पोटेंशियल को पहचानो, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क करो। थर्ड वन इज स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अब देखो, कई बार ना मन मुटाव हो सकता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में भी कई बार होते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक बॉस और उसका जो एम्प्लॉय होता है उसके बीच में भी क्या आ जाते हैं? डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट यहाँ पर जब डिफरेंसेस आएंगे तो इसका असर ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स पे पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है? बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। कैसे? कॉपरेट करके, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना है। यार तुम खुद सोचो, तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हारी वाहवाही होगी, तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड फील होगा, आगे तुम्हारा करियर अच्छा बनेगा। बट इसके साथ साथ हम क्यों चाहते हैं तुम्हारे अच्छे नंबर आए? क्योंकि तुमसे ही हम हैं, तुम्हारे नाम से। एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना, तो देखो तुम्हारे नंबर उसे पैसे नहीं देंगे, उसका काम उसे पैसे देता है। लेकिन एक टीचर के अंदर ना ये एक कह सकते हो कि एक इच्छा होती है कि जब उसके स्टूडेंट का नाम होता है ना, तो स्टूडेंट के नाम में, उसकी कहानी में एक लाइन उस टीचर की भी आ जाती है कि यार उस टीचर की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये चीज किस लिए? कि आपस में कॉपरेट किया। आपस में अगर मैं चाहे आपको कितना मर्जी समझा लूं पर तुम मेरी सुनना नहीं चाहते, तो क्या कोई फायदा होगा? मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा तो तुम तो कुछ कर ही नहीं तो फायदा होगा ही नहीं। मेरी मेहनत और तुम्हारी मेहनत। और ऐसा भी होता है कई बार कि एक बच्चा बहुत एफर्ट्स कर रहा है, बहुत एफर्ट्स कर रहा है, टीचर उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर उसे टीचर थोड़ा सा सपोर्ट कर देना तो बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, दोनों का कॉपरेशन चाहिए। जब तक दोनों साथ मिलकर नहीं चलेंगे, हाथ में हाथ लेकर नहीं चलेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि स्टेबिलिटी और बैलेंस कब आ सकता है? जब कॉपरेशन और साथ में कमिटमेंट भी हो। मैं कह रही हूँ कि मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम अगर मेरी तरह चले तो मैं तुम्हें 90+ दिलवा के रहूंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन मेरे कमिटमेंट के साथ मुझे तुम्हारा कॉपरेशन चाहिए, तभी हम बैलेंस रहेंगे, तभी स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है? अब तुम आज आए कल छुट्टी मारना शुरू कर दोगे तो वहीं पे बिगड़ जाएगा काम। ठीक है? नेक्स्ट, रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस टू चेंज। ये सबसे बड़ी बीमारी है लोगों की कि जब उनको उनके कंफर्ट जोन से उठाया जाता है ना कि यार सुनो, सुबह कितने बजे उठते हो? 10 बजे उठते हो। यार 10 बजे उठ के काम नहीं चलेगा, क्लास आना है 7 बजे सुबह। तो तुरंत मनाई, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सॉरी नहीं आ सकते। अब तुम्हें समझाना पड़ेगा कि यार तुम आओगे, तुम्हारा फायदा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और कई बार टीचर जानबूझ के भटकाने गए थे, पेपर बताऊंगी, पेपर आ जाना, लीक पेपर लीक होगा उस दिन, सब बताया जाएगा तुम्हें, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि आपका ये जो रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? अपोजिशन। कि जो तुम मना कर देते हो ना एकदम तो सुनते ही कि अच्छा हम नहीं कर सकते काम, हमें क्यों, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। तुम्हें समझाना पड़ेगा कि इससे तुम्हें फायदा है। अगर तुम इस चेंज को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें फायदा होगा। अब जैसे कि जब कोरोना का टाइम था तो जूम क्लासेस स्टार्ट हुई, तो पता है जब जूम क्लासेस स्टार्ट हुई, देखो हम जैसे लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम तो
टेक्नोलॉजी से मतलब कंफर्टेबल है, बट बहुत सारे जो पुराने टीचर्स थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बच्चे भी थोड़े से ऐसे थे कि भाई कर रहे थे हरकतें। तो ऐसे में यार हमें समझाना पड़ा उनको कि देखो करना तो पड़ेगा, नौकरी बचानी है तो भाई ये काम सीखना पड़ेगा आपको। वो लोग सीखना नहीं चाहते थे कि हमें नहीं सीखना, बट उन्हें समझाया कि ऐसे अगर आप सीखोगे तो आपका फायदा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अपने एम्प्लॉइज को समझाना है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्या करा, कंप्यूटराइज सिस्टम लगा दिया कि सबको कंप्यूटर आना चाहिए, तो उसके लिए वो सिखा रहे हैं। वो कह रहे नहीं हम नहीं सीखना चाहते। अरे सीखोगे तुम्हारा करियर आगे बढ़ेगा, हर जगह पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी जाती है आजकल। तो रेसिस्टेंस टू चेंज को अवॉइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। कैसे? हम आपको मोटिवेट करते हैं, हम टाइम टू टाइम आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपको लीड करते हैं कि हम खड़े हैं आपके साथ, चिंता मत करो। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो चेंजेस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना चाहते हैं ना, वो हम चेंज हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। लास्ट, ग्रुप एफर्ट। वही वाली बात कि डायरेक्टिंग इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को अकेला व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक परचेज डिपार्टमेंट ही काम नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन में, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, भाई सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। और जब सब काम करेंगे तो ही जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। तो डायरेक्टिंग कहता है कि यार हर एक इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टिंग हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के अंदर। और गुड लीडरशिप एबिलिटीज लीड्स इन द टीम, लीड्स हिज टीम इन सच अ वे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को इस तरीके से लीड करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाए। ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंस है हमारे डायरेक्टिंग की, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा कि डायरेक्टिंग एक्शंस को इनिशिएट करेगा। डायरेक्टिंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक्चुअल्स में जो आप काम कर रहे हो वो डायरेक्टिंग की स्टेज से ही करते हो। दूसरा, डायरेक्टिंग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में मदद करता है कि वो अपने पोटेंशियल को पहचाने, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाने, जिससे उन्हीं का फायदा होने वाला है। स्टेबिलिटी और बैलेंस, अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, गड़बड़ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, ना एम्प्लॉइज के लिए ना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेटर है कि कॉपरेशन और कमिटमेंट के साथ हम स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाए रखें। रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि ये जो लोग अपोजिशन करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको समझाना है, बताना है कि क्यों ये चेंज लाया जा रहा है और इससे तुम्हारा क्या फायदा है, ताकि वो इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लें। ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है ये, कि डायरेक्टिंग क्या करेगा, सभी लोगों को कहेगा कि यार तुम सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, तो सभी के एफर्ट्स को एक साथ लेकर आएगा और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में उसको ऐड ऑन करेगा। एक अच्छा लीडरशिप ये सारे काम कैसे करेगा, अपनी लीडरशिप एबिलिटीज के साथ। ठीक है। और जब आप ये कर लोगे तो आप हो जाओगे आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस। ठीक है। तो हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में पढ़ा कि 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे डायरेक्टिंग के। कौन कौन से? मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं मोटिवेशन के बारे में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब चाहे वो क्वेश्चन 1, 4, 3 या 6 में से किसी में भी आए। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी ना किसी तरीके से आपको स्टिमुलेट करे। यहाँ पे मैं वर्ड यूज नहीं करूंगी इन्फ्लुएंस, यहाँ मैं वर्ड यूज करूंगी स्टिमुलेट, क्योंकि इन्फ्लुएंस वर्ड जहां भी आ जाएगा तो वो लीडरशिप की बात हो जाएगी। मोटिवेशन में हम आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। मोटिवेशन के अंदर हम आप लोगों के अंदर एक एनर्जी लेकर आना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ये वर्क टारगेट है, हमें टारगेट अचीव करना है। आप काम करने से मना कर रहे हो, आप नहीं काम करना चाहते, हम चाहते हैं लेकिन कि आप हमारा काम करो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसकी हेल्प से आप मोटिवेट हो जाओगे। जब मैंने पहले ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था। तो जैसे हमारे सोफे पे और ये सीट पर हमारे जो कालू साहब है वो बहुत आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत तसल्ली से बैठे हुए हैं। अचानक से हमारे जो ये शामू है, ये शामू आए और इनको एक पिन मार दे तो एकदम से उछलेंगे या नहीं उछलेंगे? एक एनर्जी आएगी। तो मोटिवेशन कुछ इसी तरीके से है कि आप बैठे हो, आप कह रहे हो हम काम नहीं करेंगे। कितनी सैलरी देते हो? हमें 20,000 रुपए सैलरी देते हो, 20,000 की सैलरी में हम काम नहीं करेंगे। हमने कहा सुनो, अगर आपने इस बार ये वर्क टारगेट अचीव कर दिया तो हम आपको बोनस देंगे 5,000 रुपए। अब अगर आपको 5,000 रुपए चाहिए होंगे तो आप काम करोगे, नहीं चाहिए होंगे तो आप आराम से बैठे हो। फिर हम दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा कि अगर जो पर्सन भी ये वर्क टारगेट अचीव कर देगा उसका हम प्रमोशन कर देंगे, या उसको छुट्टियों पे भेज देंगे, या आपके लिए कार सर्विस फ्री हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा हम आपके सामने रख रहे हैं जो आपको क्या कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। ठीक है।
तो और आपने याद है एक इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा रैट ट्रैप, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ बेट्स, यानी कि ये एक वो चीज के टुकड़े जैसा है जो जिस तरीके से एक चूहा उसको देख के जाल में फंस जाता है, इस तरीके से दुनिया भी कुछ इस तरीके की चीजें आपके सामने ऑफर करती है कि आप फंस जाते हो। तो मोटिवेशन आप कह सकते हो कुछ इसी तरीके का ही है। सो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल, और मैं स्टिमुलेटिंग के लिए कहती हूँ कि ये सामने वाले को पिन मारता है। किस लिए पिन मारता है? टू एक्शन, काम करना है। क्यों करना है? टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स, क्योंकि हमारे सामने हमारे कुछ गोल्स हैं वो हमें अचीव करने हैं। पर मोटिवेशन ना दोनों की साइड से होता है। हम अगर आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं तो आपको वो चीज चाहिए ना, कंपनी का भी फायदा है और उस पर्सन का भी फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके फीचर्स क्या है? फीचर के लिए सी कालू, आई मीन सी पिग, तो जहां पर फीचर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए सी पिग, तो सी का तो सी से हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, पी है पॉजिटिव और नेगेटिव, आई है हमारे पास इंटरनल फीलिंग, और जी है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब देखो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि देखो हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, हम सभी का जो मोटिवेशन का सोर्स होगा वो अलग होगा। हम सभी लोगों को सेम चीज मोटिवेट नहीं करेगी। देखो फिर से वही बात, किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को रिस्पेक्ट मोटिवेट करती है, किसी को फ्रीडम मोटिवेट करती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब एक मैनेजर के लिए ये समझना कि किसको क्या मोटिवेट करेगा, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में वो हेटेरोजेनस होते हैं देयर बिहेवियर, हर कोई सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता एक टेक्निक के लिए। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें समझना पड़ता है कि किस एम्प्लॉय को क्या चाहिए। सेकेंड, इट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो हर समय प्यार से काम नहीं चलता, जरूरी थोड़ी है कि हम लोग सिर्फ प्यार से मान जाते हैं। हम लोगों को वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कुछ यही चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कि देखो पॉजिटिव मोटिवेशन तो क्या हो गया, आपको प्रमोशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं, आपकी पहचान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, दिस इज पॉजिटिव। बट नेगेटिव में क्या है? काम नहीं करोगे सैलरी कट जाएगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको डांटा जा रहा है सबके सामने, थोड़ी सी इंसल्ट भी हो जाती है कई बार, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो एक मैनेजर दोनों तरीके का यूज कर सकता है, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। नेक्स्ट, इंटरनल फीलिंग है। अब तुम अगर बिल्कुल एकदम संतुष्ट आदमी बन के बैठे हुए हो तो सामने कुछ भी आ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो। बट ये इंटरनल फीलिंग है, अगर आप चाहोगे, आपके अंदर वो अर्ज होगी, वो डिजायर होगी, तो ही आप किसी चीज के लिए मोटिवेट हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, मतलब जब तक आप नहीं चाहोगे कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, मतलब आपके अंदर वो डिजायर होगी उस चीज की, तो ही आप मोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि ये क्या है? एक इंटरनल फीलिंग। उसके बाद इट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इट जनरेट्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज का हमें डिजायर है, अब आज आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को जस्ट देने ही वाले हो, अब आप कहते हो कि नहीं मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो अपने वर्क को एक मोटिवेशन के साथ, एक गोल के साथ जोड़ दोगे तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। आप सोचो कि अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ये पहले की बातें होती थी, आजकल के बच्चे तो खैर इन सब चीजों से मोटिवेट नहीं होते हैं। पहले की बात होती थी कि पहले के पेरेंट्स कह देते थे कि बेटा अगर तू अच्छे नंबर ले आएगा तो ये दिला देंगे, ये करने देंगे, वो ले लेना, ये ले लेना, है ना। जैसे किसी के पेरेंट्स से कह दे जी आपको ये वाली पर्टिकुलर, आपको कोई बाइक पसंद है या कार पसंद है, जी आपको ये दिलवा देंगे हम, ठीक है। अगर आपको वो चीज चाहिए होगी तो आपका फोकस रहेगा कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे ये काम करना ही है। तो आपको एक गोल मिल गया, गोल मिल गया तो आप अपने आप मोटिवेट हो गए, और मोटिवेट होते ही आपको डायरेक्शन मिल गई। तो इसलिए कहा गया कि जो मोटिवेशन होता है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जनरेट करता है, ठीक है। फीचर्स क्लियर। नेक्स्ट, another important topic, Maslow's need hierarchy theory of motivation, यानी कि थ्योरी निकल कर आई है मोटिवेशन के बारे में, जिसे दिया है अब्राहम मैस्लो ने। और उन्होंने उस थ्योरी को देने से पहले लेकिन कुछ अजम्पशन बताई। उन्होंने मोटिवेशन को कुछ लेवल से, मोटिवेशनल नीड्स को कुछ लेवल्स में डिवाइड किया है, तो उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि उनकी थ्योरी की अजम्पशंस क्या थी। सबसे पहली अजम्पशन उन्होंने बोला दैट लोगों का जो बिहेवियर होता है ना वो उनकी नीड पे डिपेंड करता है। जब तक हमारी नीड पूरी नहीं होती हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं, मतलब हमारा जो बिहेवियर होता है, जैसे कहते हैं ना कोई चीज नहीं मिल रही है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो एकदम से, आप सुबह से मैसेज करे जा रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहा है तो इरिटेशन हो जाती है, और जैसी चाहे एक ओके का रिप्लाई है, का रिप्लाई है, हाई का है, खुश हो जाते हो। तो लोगों का बिहेवियर उनकी नीड पर बेस्ड होता है। सेकेंड,
लोग अपनी नीड को ना हमेशा एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब हमेशा हम हमारे जो प्रायोरिटीज होती है हम उनको अरेंज करते हैं कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो इस तरीके से लोगों की नीड भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में घुसते ही सबसे पहले हमें सैलरी ही दिखती है, बाद में दिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है, लोग कैसे काम करते हैं यहाँ पर, वो सब चीजें बात की होती है। प्रमोशन कैसे मिलेगा, इंसेंटिव्स क्या, पहला तो सैलरी ही होता है। तो आपने अपनी नीड्स को क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है एक हायरार्की में। उसके बाद एक सेटिस्फाइड नीड कभी आपको मोटिवेट नहीं करेगी। ये बात मैंने आपको यहाँ भी समझाई कि अगर आप एक सेटिस्फाइड हो चुके हो, किसी एक पॉइंट पे आके अगर आप सेटिस्फाइड हो गए हो तो आपको कोई चीज मोटिवेट नहीं करी। जैसे कि मैं जहां पर हूँ मैं वहां पे सेटिस्फाइड हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो मेरे को जब अपॉर्चुनिटीज दिखती भी हैं तो मेरे को लगता है ठीक है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, people moves to the next level when the lower need is satisfied। भाई मैंने अपनी नीड को हायरार्की में अरेंज कर रखा है, जब तक मेरी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक मैं हायर पे मूव नहीं करूंगी। आपने कुछ सोच रखा अपने माइंड में कि पहले आपको ये चीज चाहिए, उसके बाद आपने कहा कि जब ये चीज मिल जाएगी तब सेकंड लेवल पर आएंगे। तो जब तक लोअर नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक एक पर्सन अपनी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि नहीं हमें तो पहले मिल जाएगा तो हम पहले ले लेंगे, कि हमने बाइक सोच रखी होगी, कार मिल रही होगी तो हम क्यों नहीं लेंगे। ये मेस्लो की अजम्पशंस है, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, क्योंकि आप कोई भी थ्योरी पढ़ोगे, कोई भी लॉ पढ़ोगे ना, तो कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होकर ही पढ़ना पड़ता है उसे, अदरवाइज चीजें तो फ्लक्चुएट करती है, फिर हम किसी थ्योरी पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई आपको अजम्पशंस। अब नीड्स देख लेते हैं। तो हमने अजम्पशंस तो पढ़ ली कि मेस्लो की हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अजम्पशंस क्या है। अब उसकी थ्योरी क्या है, उन्होंने अपनी नीड्स को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, जहां पर बेसिक नीड्स से लेकर हायर लेवल तक की नीड्स हैं। और हमने ये भी पढ़ा था अभी अजम्पशन के अंदर कि जब एक पर्सन की लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई होती है तभी वो हायर लेवल पर मूव ऑन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे जो बेसिक नीड है, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ नीड है, वो क्या होती है। वो होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बच्चे मिस्टेक करते हैं इसको साइकोलॉजिकल नीड लिखकर, नहीं है, फिजियोलॉजिकल नीड है जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ नीड में आता है। कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या होता है, वहां पर सैलरी, कि सैलरी कितनी मिलेगी, इंसेंटिव प्लान्स कैसे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप काउंट करते हो बेसिक सैलरी को। जब आपकी ये वाली नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब आप नेक्स्ट लेवल पर आते हो, विच इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के अंदर क्या क्या आते हैं, जहां पर आप अपने आप को सिक्योर महसूस कराना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर इनकम। तो यहां पर आते हैं पेंशन प्लान्स, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ योर इनकम। जब आपकी ये वाली नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको थर्ड नीड चाहिए, पैसा मिल गया, जॉब की सिक्योरिटी मिल गई। तो तीसरी चीज होती है कि जिस एरिया में हम काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, हमें वहां पर एफिलिएशन यानी बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन भी चाहिए। तो अपनेपन के लिए हमें चाहिए होता है कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड के अंदर हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे सुपीरियर के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, हमारे साथ काम करने वाले कोलीग्स के साथ, प्लस एक्सेप्टेंस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, वहां हमारे फ्रेंडशिप होती है या नहीं होती है किसी के साथ। देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों की हमें जरूरत होती है एक किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। तो एफिलिएशन नीड उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है। देन जब आपको एफिलिएशन मिल गया, अब एस्टीम नीड। आप जिस जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको एक जॉब टाइटल मिले। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें अपना पर्सनल कैबिन मिलता है और जब हम एक टेबल पे बैठते हैं और हमारी टेबल पे हमारी नेम प्लेट रखी हुई होती है विद आवर डेजिग्नेशन, तो बहुत ही अच्छा महसूस कराती है। तो हमें चाहिए वो जॉब टाइटल, वो स्टेटस, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम, और रिकॉग्निशन यानी कि एक पहचान। तो एस्टीम नीड आपको इन सब चीजों के बारे में बताती है कि एफिलिएशन के बाद हमें ये सब चीजें चाहिए। एस्टीम नीड के बाद लास्ट और विच इज द हायर लेवल ऑफ नीड, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी कि जो हम डिजर्व करते हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम जिस चीज को हासिल करने के हम कैपेबल हैं, वो चीज हमें मिल जाए। तो यहां हम बात करते हैं अचीवमेंट ऑफ आवर गोल्स, अपनी ग्रोथ के बारे में, सेल्फ फुलफिलमेंट के बारे में। यानी कि एक होता है ना कि ठीक है, हमने फिलहाल अभी एंटर कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में, हम अभी मिडिल लेवल पे काम करते हैं, बट हम कैपेबल हैं टॉप लेवल में एंटर करने के लिए भी। देखो, एक ही दिन में कोई सीईओ नहीं बन जाता।
पहले आप मिडिल लेवल पे काम, पहले आप लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, आपने फिर उसके बाद एक्सपीरियंस गेन किया, आपने एजुकेशन को अपडेट किया, उसके बाद आप टॉप लेवल पे आए, फिर टॉप लेवल सॉरी मिडिल पे आए, फिर मिडिल से आप टॉप पे आए, तो धीरे धीरे ही चलते हैं हम ऊपर। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये 5 हमारी नीड है जो मैस्लो ने बताई है अपनी मोटिवेशनल थ्योरी में। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, यानी कि अब लोगों को इन्फ्लुएंस, अब लोगों को स्टिमुलेट करना है, लोगों को कहना है कि काम करना है, पर उनसे काम कराने के लिए उन्हें कुछ देना पड़ेगा। तो 2 तरीके के इंसेंटिव्स हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि हर किसी के लिए पैसा जरूरी नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो हमने 2 तरीके के इंसेंटिव्स यहाँ डिजाइन करे। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैश में भी हो सकते हैं, काइंड में भी हो सकते हैं, यानी कि प्योर पैसे के फॉर्म में भी आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, या पैसों के बराबर भी कोई चीज आपको दी जा सकती है। बट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हम आपको पैसा नहीं दिखाएंगे, पैसों के अलावा कोई और चीजें होंगी जो आपको मोटिवेट करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव से। हमारे पास ये 7 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, ठीक है। केस स्टडी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर आता है इनका, ज्यादातर इनकी केस स्टडी आती है, ठीक है। तो सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस। आपको सबसे पहली चीज क्या मोटिवेट करती है? सैलरी। आप न्यूज़पेपर में चेक कर रहे हो, आपने देखा कि एडवर्टाइजमेंट आ रही है, 2 अलग अलग कंपनी है, एक कंपनी 1 लाख रुपए ऑफर कर रही है और दूसरी कंपनी 80,000 रुपए ऑफर कर रही है। अगर आपका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना है, आप और सब चीजें नहीं देखना चाहते कि वर्किंग आवर्स क्या है या लोकेशन क्या है या वट कुछ और नहीं देखना आपको, तो आप कौन सी कंपनी में जाओगे? 80,000 में या 1 लाख में? ऑब्वियसली 1 लाख में। तो बेसिक पे सबसे पहली चीज होती है जो किसी को भी अट्रैक्ट करती है, प्लस उससे जुड़े हुए अलाउंसेस, टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है और कार अलाउंस मिलता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, जैसा काम वैसा दाम वाली बात, कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी शो करोगे उतनी ज्यादा आपकी वेजेस होगी। आपके काम से लिंक कर दी हमने आपकी पे, आप जितना काम करोगे उतना पैसा, कम करोगे कम पैसा मिलेगा, ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना होगा, अपने आप मोटिवेट होगे अपनी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए। थर्ड, बोनस। आपको आपकी सैलरी या वेजेस से ऊपर जो भी इंसेंटिव दिया जाता है ओकेजनली या किसी स्पेशल पर्पस के लिए, वो सारी चीजें बोनस कहलाती है, ठीक है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा डिमांड आ रही होती है मार्केट के अंदर, कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वर्क का, तो जल्दी जल्दी वर्क टारगेट्स पूरे हो जाएं, तो ऐसे में कंपनीज क्या करती है? बोनस अनाउंस कर देती है कि अगर आप ये वर्क टारगेट पूरा करोगे तो आपको इतने का बोनस मिल जाएगा आपकी सैलरी से हटके, ठीक है। तो ये भी मोटिवेट करता है। प्रॉफिट शेयरिंग। अब क्या होता है ना, कंपनीज सैलरी तो उतनी दे रही है बट काम अगर ज्यादा करा रही हैं तो उससे उनका प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है। अब उस इंक्रीज प्रॉफिट का हमारे एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिल रहा है? वो कहेंगे अगर इनका प्रॉफिट जितना मर्जी बढ़ जाए, अगर इन्होंने मेरी सैलरी 20,000 तय करी है तो मुझे तो 20,000 ही मिलेगा ना। तो हम यहाँ पर उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपको कंपनी का प्रॉफिट चाहिए तो ठीक है, काम करो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, अच्छी परफॉर्मेंस शो करो, हम आपको प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दे देंगे। सपोज इन्होंने कह दिया 1% आपका है, 2% आपका है, 10% आपका, इस तरीके से उन्होंने एम्प्लॉयज के नाम पे कर दिया वो प्रॉफिट। तो अब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उनका शेयर बढ़ जाएगा, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा? वो मोटिवेट होंगे ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में, ठीक है। नेक्स्ट, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। कंपनी के शेयर्स दे दो। जब कोई चीज हमारी होती है ना तो हम उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं। अब कंपनी के अंदर अगर आपकी ऑनरशिप है, आपका पैसा लगा हुआ है, तो आप अच्छे से काम करोगे। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं कि आपके पास ये चांस है कि अगर आप चाहें तो कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हैं, हम आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आपको यहाँ पर शेयर्स दे रहे हैं, और जो भी शेयर्स का फायदा होगा, जो भी डिविडेंड होगा, वो भी आपको मिलेगा। कंपनी की रेपुटेशन जितनी मार्केट में अच्छी होगी उतने इनके मार्केट प्राइस भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कंपनी के शेयर्स देकर उनको एक ऑनरशिप की फीलिंग का एहसास कराकर भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत से लोग सिर्फ इसके लिए भी कुछ कुछ जॉब्स को ज्वाइन करते हैं, कुछ कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि चलो अभी तो हम सक्षम है काम करने के लिए, लेकिन जब वो एक उम्र आ जाएगी जिस टाइम पे हम काम नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा?
तो जो कंपनीज आपका बाद के लिए ख्याल रखती हैं, ऐसी कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं मोटिवेटेड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर जैसे कि पीएफ मिलना, पेंशन मिलना, ग्रेचुइटी मिलना, तो ये सब चीजें भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती हैं। पर्क्विजिट्स, ये पहचानना बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मतलब ये वर्ड मुश्किल लगता है, ऐसे इसमें कुछ है नहीं। अब तक ये जितने भी इंसेंटिव्स थे आपके, ये प्योर कैश की फॉर्म में थे। ये होता है इन काइंड, जहां पे आपको ये पैसा नहीं देते, बेनिफिट्स देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी कि इन काइंड बेनिफिट्स, जैसे कि कार की फैसिलिटी दे देना, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर देना, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर देना, मेडिकल हेल्प दिलवा देना, इंश्योरेंस पॉलिसी करा देना, या रहने के लिए घर दे देना। तो इस तरीके की चीजों से भी एक एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है कि आपका पैसा तो बचेगा ना, आपको मॉनेटरी टर्म्स में फायदा तो हो रहा है। तो ये 7 हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जिनको यूज किया जाता है ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये हमारे पास 8 है इन टोटल। और जब आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ोगे तो एक चीज माइंड में रखना कि यहाँ पर बिल्कुल भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हो सकता है मनी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही हो, लेकिन जब भी कोई पर्सन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरफ जाता है तो उसका बिल्कुल भी मोटिव पैसा कमाना नहीं है, उसे कोई और चीज है जो मोटिवेट कर रही है। तो सबसे पहला चीज है स्टेटस। मैंने जब स्टार्टिंग में चैप्टर आपको मेन में पढ़ाया था तब ये चीज बताई थी कि जैसे जो लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, आईएएस या आईपीएस बनते हैं, वहां पर उनको उस जॉब पोजीशन के अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं दिख रहा होता है। उस टाइम पे उन्हें दिख रहा होता है वो स्टेटस, कि जब वो कहीं से गुजरते हैं ना तो सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। तो कई बार हमारा स्टेटस होता है जो हमें मोटिवेट करता है किसी भी जॉब पोजीशन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उससे जुड़ी है कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रिवॉर्ड और कुछ प्रेस्टीज। ठीक है, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। हर जगह पर काम नहीं किया जा सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख रुपए पर मंथ देता है, वहीं पे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन 60,000 रुपए पर मंथ देता है, लेकिन 1 लाख वाला अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज नहीं समझ रहा है, गधा घोड़ा खच्चर सब समझ रहा है। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है आपके पास अपनी, लेकिन वहीं पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो 60,000 रुपए दे रहा है वो आपको एम्प्लॉय समझ रहा है, वो आपको सबसे पहले तो एक ह्यूमन बीइंग समझ रहा है। तो वहां पर आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, ऑटोनॉमी भी मिल रही है, फ्रीडम भी मिल रही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है वो भी बहुत मायने रखता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की वो कैसा है ऑर्गेनाइजेशन, which distinguish it with the other, जो उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग बताता है। वहां पे मिलने वाली ऑटोनॉमी, वहां पे मिलने वाले रिवॉर्ड्स और वहां का। थर्ड इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हैं। किस टर्म्स में ध्यान रखते हैं? कि उनको हमें हमेशा अपग्रेडेड रखना है, उनके करियर के लिए भी ध्यान देना है। भाई प्रमोशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, अगर हम उनके स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे तो हम प्रमोट कैसे करेंगे अपने यहाँ के जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, प्रमोशनल पॉलिसीज रन करते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि इस तरीके से जॉब आपकी डिजाइन की गई है, आपकी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया गया है, यानी कि कोई ऐसी जॉब है जहां पर आपको फ्रीडम बहुत ज्यादा है, भले ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होंगी, आपको अथॉरिटी अच्छी दे रखी है, लेकिन आपकी जॉब इंटरेस्टिंग है। कंटेंट कैसा है, वर्क कंटेंट आपका कैसा है, ऑटोनॉमी कितनी मिल रही है आपको, हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि आप वहां पर जब काम करते हो। देखो फिर से मैं यही जो स्टेटस है मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये जो आईपीएस और आईएएस की जॉब होती है ये इतनी सिंपल नहीं होती, बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आपके सामने देखो एक एम्प्लॉय जो नॉर्मल किसी कंपनी में काम करता है ना एज अ मैनेजर, उसे डेली आके वही काम करना है, डेली वही काम करना है। हम कहते हैं ना कि हमारा काम बहुत बोरिंग हो गया है, कई बार लोग कहते हैं कि बहुत बोरिंग काम है, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं इन्हें हर रोज एक नया चैलेंज फेस करना है, हर तरीके के लोग इनके सामने आते हैं, तो इनको वो चीजें सीखनी होती है कि किसके साथ कैसे डील करना है। तो अगर आपकी जॉब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है ना तो भी हम लोग मोटिवेट होते हैं ऐसी जॉब को काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अगर हमें हमारे काम की पहचान मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब काम करते हो तो आपकी गुड परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको कंग्रेचुलेट कर दिया जाए, एक यही कह दिया जाए ना कि वेरी गुड आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इसमें भी एक एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। आपका नाम अगर नोटिस बोर्ड पे आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है आपके सजेशंस के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी चीजें भी मोटिवेट करती है। जॉब सिक्योरिटी,
हमने भी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में पढ़ा कि एम्प्लॉयज की नीड होती है ये कि हमारी जॉब सिक्योर हो, स्टेबिलिटी चाहिए हमें, इनकम की, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो वो भी आपको मोटिवेट करेगा कि चाहे भले ही पे कम मिल रही हो, लेकिन अगर जॉब सिक्योर होगी तो एम्प्लॉय मोटिवेट होकर काम करेगा। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, कंपनी अपने आप से डिसीजन ले लेती है, आपसे पूछती भी नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा, एफिलिएशन का फीलिंग नहीं आएगी, एफिलिएशन नीड फुलफिल नहीं होगी आपकी, तो वहां पर भी एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट वहीं पे अगर एम्प्लॉय को हर जगह इन्वॉल्व किया जाता है, कभी भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है, आपकी कंपनी आपसे पूछती है कि क्या हम ये ठीक कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या सजेशन है, तो ऐसे में एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनकी एफिलिएशन नीड पूरी हो रही होती है। लास्ट, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। अगर हमें अपने काम के लिए हर बार पूछना पड़ेगा ना, तो वो इरिटेशन लेवल की तरफ चला जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें हर बार पूछना पड़ रहा है, हमें हर बार पूछना पड़ रहा है। तो अगर आपको ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रही है, पावर मिल रही है आपके काम से रिलेटेड, कि जो भी आप अपने डेली का वर्क रूटीन है आपका, अगर उसके लिए आपके पास फ्रीडम है, या कोई अगर आपको डिसीजन लेना है, तो आपकी कंपनी आपको पावर देती है कि आप डिसीजन ले सकते हो, आप फ्री हो वर्क करने के लिए, कैसा फ्री इन्वायरमेंट मिला आपको काम करने के लिए, तो ये भी मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे 8 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे, और हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है मोटिवेशन, वो कंप्लीट होता है। ठीक, सेकेंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है हमारा लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 नंबर में भी, और देखो कहने को 1 नंबर की केस स्टडी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग हमारा लीडरशिप। हमने अभी मोटिवेशन पढ़ा, तो मोटिवेशन में हमने ये पढ़ा कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोगों को एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कुछ इंसेंटिव्स ऑफर करके, उनको कुछ मोटिव दिखाकर, कुछ मोटिव सेट करके। बट लीडरशिप के अंदर हम लोग लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि हम जो उनसे कह रहे हैं, जो हम बातें उनसे मनवाना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से ही उन बातों को मानने के लिए रेडी हो जाए। हमें उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। जो उनका एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है, एक नेगेटिव एटीट्यूड है, उसे हमें पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो लीडरशिप इज एन आर्ट और द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। मैंने ये चीज बॉक्स में डाली, विच मीन्स कि इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अगर आइडेंटिफाई करने जा रहे हो तो यही वर्ड है जो आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि मोटिवेशन और लीडरशिप को आइडेंटिफाई करने में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सो लीडरशिप के अंदर आप क्या करते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं सो दैट दे विल ट्राई, ताकि वो कोशिश करें विलिंगली, अपनी इच्छा से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम उन्हें कोई इंसेंटिव भी नहीं दे रहे हैं, अपनी मर्जी से ही और एंथुजियास्टिकली, यानी कि पूरे जोश के साथ, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हमारे जो भी गोल्स हमने सेट किए हैं उन्हें फुलफिल करने में हमारी मदद करें। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर, यही है मेन टॉपिक इसका, लीडरशिप स्टाइल। हालांकि फीचर्स ऑफ लीडरशिप भी वो आप एक बार रीड कर लेना, कोई टफ नहीं है, उसमें यही डेफिनेशन से ही कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो लीडरशिप स्टाइल आपको जो पढ़ने हैं, होते तो और भी है, बट आपके कोर्स में सिर्फ 3 ही स्टाइल्स हैं, जिसमें पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, और तीसरा है हमारा लेजर-फेयर। और उनके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि इसका अथॉरिटेरियन, उसका पार्टिसिपेटिव और उसका फ्री रेन लीडरशिप। ठीक, समझते हैं सबसे पहले ऑटोक्रेटिक। जब भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में सोचो ना, तो हिटलर को याद कर लेना। हिटलर की तरह ही बिल्कुल, हिटलर ने जो लीडरशिप स्टाइल यूज किया, देखो लीडरशिप स्टाइल कुछ नहीं है, बिहेवियर पैटर्न है। लीडरशिप स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि हम उनको किसी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, हम उनका एक बिहेवियर पैटर्न बता रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में एक लीडर किस तरीके से बिहेव करता है। इस चीज पे बिलीव करता था कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमें उनकी सुननी नहीं है, हमें लोगों की सुननी नहीं है, सिर्फ अपनी बात कहनी है। वो ये कहते थे कि आपको जो मैंने ऑर्डर दिया है ना, आपको जस्ट उसको मुंह बंद करके उस ऑर्डर को, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो हमारा जो ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप है, वो भी इसी बात के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर जो लीडर होता है, वो लीडर होता है आई स्टाइल, यानी कि मैं ही सब कुछ हूं, सारे डिसीजन मैं ही लूंगा। तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि सिर्फ उसी के हाथों में सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। वो किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपको जस्ट उसको ओबे करना है। वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि बातचीत तो हो ही नहीं रही है, सिर्फ लीडर अपनी बात कह रहा है, बदले में कुछ भी सुन नहीं रहा है। तो दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। आई स्टाइल है, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है, यानी कि यहाँ पे बॉस ही सब कुछ है। कहाँ सुटेबल होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जहां पर आपके सबऑर्डिनेट देखो इलिटरेट हो। अब जहां पर वो इलिटरेट है, अनस्किल्ड है, इनकम्पिटेंट है,
तो ऐसे में तो बॉस को ही सब कुछ करना पड़ेगा ना, या हमें क्विक डिसीजन मेकिंग लेनी है, मतलब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कंसल्ट कर सके, तो ऐसे में भी ऑटोक्रेटिक यूज करना पड़ेगा। हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए था, बॉस का ही मेन रोल होना चाहिए, तो ऐसे में ऑटोक्रेटिक को यूज किया जा सकता है। देखो जब भी आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए आए तो प्लीज डायग्राम जरूर बना के आइएगा, क्योंकि डायग्राम बहुत ही ज्यादा क्लैरिफिकेशन देता है। और तुम्हें कुछ भी ना आता हो ना, डायग्राम तो बना ही देना, तो टीचर आपके ऊपर दया भाव दिखाते हुए डायग्राम के नंबर दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पर लीडर है और नीचे आप देखो उसके सबऑर्डिनेट्स है। वन वे कम्युनिकेशन आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ लीडर की तरफ से ही कम्युनिकेशन हो रहा है, सबऑर्डिनेट की तरफ से इन रिवर्स कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड इज डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव। नाम ही यही कह रहा है, नाम बता रहा है उसका काम, पार्टिसिपेटिव, यानी कि एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहां पर सबऑर्डिनेट्स का रोल है, जहां पर सबऑर्डिनेट्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनके साथ कंसल्टेशन हो रहा है व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन, यानी कि जब भी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है तो वहां पर सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। कम्युनिकेशन है, यानी कि यहाँ पर अगर बॉस बात करता है तो बदले में वो बात सुनता भी है, सबऑर्डिनेट्स की तरफ से भी कम्युनिकेशन आता है। एंड इट इज वी स्टाइल, हम ही सब कुछ है, ऐसा नहीं, हम, वी स्टाइल मतलब हम सब। ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप, यानी कि यहाँ पर क्योंकि हम ग्रुप में रहकर काम करते हैं इसलिए इसको ग्रुप सेंटर्ड कहा जाता है। कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो? जहां ऑटोक्रेटिक यूज नहीं किया जा सकता, जहां आपके सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट है, स्किल्ड है, यानी कि हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन देना हो, हमें हमारे एम्प्लॉइज को उनका मोरल इंक्रीज करना हो, हमारे पास टाइम है कि हम कंसल्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो वहां हम डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज कर सकते हैं। अब इसका डायग्राम देखो, लीडर बीच में बैठा हुआ है, चारों तरफ उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट आपस में ही बात कर रहे हैं, लीडर से ही बात कर रहे हैं, लीडर भी सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट भी लीडर से बात कर रहा है, तो आपस में सबके साथ कम्युनिकेशन टू वे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लेजर स्फीयर और फ्री रेन लीडरशिप। अब यहां पर ना ये वाला जो लीडरशिप स्टाइल होता है बिल्कुल फ्री, इसका नाम है ना फ्री, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है। तो नाम क्या है इसका? फ्री। फ्री मतलब यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है कि देखो हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप सब कुछ कर सकते हो, हमें आपके स्किल्स के ऊपर पूरा बिलीव है, आप कॉम्पिटेंट हो, हाईली स्किल्ड हो, अपना काम खुद कर सकते हो, हमारा काम सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देने का है, हमने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी, रेस्ट आप अपना काम सारा खुद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, हमने आपको अथॉरिटी सौंप दी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग, अब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे यहाँ पर वन वे है, यहाँ पे टू वे है, यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी से कहीं भी बात कर सकता है, ठीक है। इट इज यू स्टाइल, आपको यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और सबऑर्डिनेट सेंटर्ड, क्योंकि यहाँ पे मेन रोल किसका है? सबऑर्डिनेट्स का। जैसे यहाँ पर बॉस का रोल था, यहाँ पूरे ग्रुप का रोल था, तो यहाँ पूरे सबऑर्डिनेट का रोल है। अब यहाँ पे ये सुटेबल कब है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हाईली स्किल्ड आपके एम्प्लॉइज हो, कॉम्पिटेंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो। देखो जहां पर आपके एम्प्लॉइज खुद से काम कर सकते हैं वहां पर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ हमें पता था कि वो इनकम्पिटेंट है, इलिटरेट है, उन्हें जरूरत थी हमारी, तो यहाँ पे हम ही सब कुछ बता रहे थे, लेकिन यहाँ हमें पता है कि वो खुद से कर सकते हैं तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, रेडी टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे एम्प्लॉइज ही ऐसे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर डायग्राम देखो, सब क्या रहा है, लीडर बिल्कुल साइड में, वो इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है, उसने इंस्ट्रक्शन दे दिए, सबऑर्डिनेट्स आपस में खुद ही काम कर रहे हैं, जब भी उनको जरूरत होगी बस लीडर की वो हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज लीडर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता उनके काम में, ठीक है। तो ये 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप है हमारे, और आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इतना भी पैराग्राफ में बनाकर लिखा हुआ तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। आपको डायग्राम जरूर बनाने हैं, प्लस अगर कभी एडवांटेजेस पूछ लें या डिसएडवांटेज पूछ लें तो आप यहीं से बना सकते हो। देखो अगर वो एडवांटेज पूछे तो आप यहाँ पर एडवांटेज में ये लिख सकते हो, क्विक डिसीजन मेकिंग, स्पेशलाइजेशन मैंने बताया, एडवांटेज हो गई। डिसएडवांटेज में क्या है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे? डिससेटिस्फाइड होंगे, क्रिएटिविटी नहीं होगी, क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं कर रहे आप काम करने के लिए, 2 बहुत है, 2 से ज्यादा नहीं पूछी जा सकती है। डेमोक्रेटिक में बोलूं तो जॉब सेटिस्फेक्शन एडवांटेज है, ठीक है, कॉम्पिटेंट और स्किल्ड आपको यहाँ पे सबऑर्डिनेट मिल रहे हैं, ये आपके लिए एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि समटाइम्स कंसल्टेशन करते टाइम आप डिले इन डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। कई बार हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिस्कशन से वर्क एनवायरनमेंट हैम्पर हो जाए, यानी कि भाई ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। उसके बाद फ्री रेन में क्या है? एडवांटेज क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, आपके जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से भी यहाँ पर भी क्विक डिसीजन मेकिंग होता है,
डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हो कि ज्यादा पावर देने की वजह से समटाइम्स क्या हो सकता है, मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट का रोल इंक्रीज करने की वजह से कई बार लीडर को हो सकता है वो कुछ भी ना समझे, ठीक है। तो इस तरीके से खुद से भी आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज बना सकते हो, ठीक है। थर्ड एलिमेंट ऑफ आर डायरेक्टिंग इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सभी एलिमेंट्स में, क्योंकि देखो मोटिवेशन लीडरशिप बिना कम्युनिकेशन के पूरा हो भी नहीं सकता, बिना बातचीत के बात बनती ही नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, views, facts, feeling, etc. between two or more person to reach the common understanding. कम्युनिकेशन को हमने कहा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं। क्या ये कोई आइडिया हो सकता है, कोई व्यू पॉइंट हो सकता है, कोई फीलिंग्स हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, और कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं। किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। किस लिए? ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग सेटअप हो सके। देखो, अगर आप कोई भी डिस्प्यूट होता है कभी भी किसी दो लोगों के बीच में, तो कहते हैं ना कि बात कर लेनी चाहिए। तो आप यही सोचते रह जाओ कि वो पहले बात करे या वो पहले बात करे, तो वो पहला आता ही नहीं है। कोई भी किसी भी एक पर्सन को इनिशिएटिव ले लेना चाहिए और बात कर लेनी चाहिए, तभी बात सुलझती है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब एक बात पे सहमति होने के लिए, किसी चीज को डिसाइड करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स बोलो या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बोलो, बात एक ही चीज है, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको कि ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी एक तरीके से। कैसे? कि जब भी हम बातचीत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपके दिल में कोई बात है, आप कुछ चीज कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो जिसके दिल में बात है, जिसको कम्युनिकेट करनी है अपनी बात, वो होता है सेंडर। सेंडर वो पर्सन है जहां से मैसेज स्टार्ट होता है, जहां से कम्युनिकेशन इनिशिएट किया जा रहा है, और उसके पास है एक मैसेज का मतलब है वो कंटेंट जो आपको शेयर करना है। और उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक जरिया चाहिए। जरिया मींस मीडिया, द मीडियम। अब वो आप किस चीज से आप बात कर रहे हो, वो कोई टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है आपका, मतलब कोई भी जरिया हो सकता है बातचीत करने का, कोई भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब मैसेज मीडिया में जाता है ना, तो उसके बीच में एक चीज होती है विच इज नोन एज एनकोडिंग। आपने अपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि जब आप किसी नए पर्सन से अपना कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हो, तो ऊपर लिखा आता है दैट योर मैसेजेस, योर चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रप्टेड, नो थर्ड पार्टी कैन रीड और राइट योर मैसेज, इस तरीके से लिखा होता है। तो एनक्रिप्शन यानी कि एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग द ओरिजिनल मैसेज इनटू सम डिफरेंट सिंबल्स, ताकि वो चीज सिर्फ किसको समझ में आ सके? जो हमारे रिसीवर है, थर्ड पार्टी को समझ ही ना है। जैसे एग्जाम में आप सबसे ज्यादा एनकोडिंग डिकोडिंग करते हो, आप लोगों के बीच में पहले से ही साइन लैंग्वेज पूरी सेट हो जाती है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्या करना है, वो सब चीज आपकी पहले से सेट होती है। तो एनकोडिंग का मतलब क्या है? ओरिजिनल मैसेज को डिफरेंट साइन और सिंबल्स में कन्वर्ट करना। जब वो मीडिया पे जाएगा तो वो एनकोड होकर जाएगा, बट जब मीडिया से रिसीवर तक पहुंचेगा तो उसके बीच में डिकोडिंग हो जाएगी। डिकोडिंग मतलब जो आपने सिंबल्स में कन्वर्ट किया होगा मैसेज, अब वो फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि रिसीवर को वो चीज समझ आ सके। और जैसे ही वो रिसीवर तक पहुंच गया, आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या कंप्लीट हो गई? नहीं। कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस फीडबैक के बिना अधूरी होती है। जब तक फीडबैक नहीं है तब तक वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। ब्लू टिक का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को बात समझ आ गई है या उसने सच में मैसेज पढ़ लिया है। जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एक्शंस की फॉर्म में हो, वर्ड्स की फॉर्म में हो, बट जब तक नहीं आएगा तब तक कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट माना जाता है। तो रिसीवर की तरफ से क्या आना चाहिए? फीडबैक। और वो फीडबैक हमारे सेंडर को ये एक आगे क्या स्टेप देगा कि उसको आगे वो जो कम्युनिकेशन है उसको जारी रखना है या यहीं पर ही स्टॉप कर देना है, या हमारे रिसीवर को बात समझ आ गई है या नहीं आई है, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रोसेस या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बट इन सभी के बीच में ना एक चीज है, नॉइज। दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, बीच में कोई ना कोई टांग अड़ाता है, तो नॉइज वही चीज है। अब ये नॉइज किस फॉर्म में हो सकती है? कई बार आप कहते हो ना वॉइस ब्रेक हो रही है,
यानी कि आपका जो टेलीफोनिक कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है। कई बार मैसेज आ नहीं रहा होता है, आप सेंड करने की कोशिश कर रहे हो, मैसेज सेंड नहीं हो रहा, इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। कई बार आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं जो हो सकता है सामने वाले को समझ नहीं आ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक तरीके का नॉइज है। तो नॉइज का मतलब होता है वो सारी रुकावटें, वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन जो आपके कम्युनिकेशन को पूरा होने से रोकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्लियर हो गई, एलिमेंट्स भी कह सकते हो और प्रोसेस भी। ठीक है, तो अब है हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं आपके, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल, जब भी आप वर्ड सुनते हो तो फॉर्मल वर्ड हमेशा ऑफिशियल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होगा, यानी कि जहां पर आप स्केलर चेन का इस्तेमाल करोगे। आपको पता है ना, हमारी एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन है स्केलर चेन, जहां पर डायरेक्टली किसी को बात करना अलाउड नहीं है, आपको एक पूरा रूट फॉलो करना पड़ता है। तो जो स्केलर चेन होता है वो आपको प्रॉपर इस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ता है कि जैसे ए को डी से बात करना हो तो पहले उसको बी को बताना है, फिर वो डी को बता पाएगा। तो इस चेन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसे ब्रेक करते हो, और वो भी सेम लेवल पर, जिसे आप गैंगप्लैंक कहते हो। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। अब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं ये दो तरीके से कर सकते हो आप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को ही आप लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हो। वर्टिकल भी दो तरीके से, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट हो रहा है कम्युनिकेशन वर्टिकल के अंदर। अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करता है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा, और वहीं पे अगर सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करता है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन की बात करूं तो ये सेम लेवल पर चलता है, जैसे कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आपस में बात कर रहे हैं, या दो डिविजन्स के मैनेजर आपस में एक साथ बात कर रहे हैं, दो डिविजनल हेड एक साथ बात कर रहे हैं, कोई उनके बीच में इंफॉर्मेशन है जो उन्हें शेयर कर रही है, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन है। ठीक है, एक रेफरेंस बुक्स में ना डायगोनल कम्युनिकेशन भी है, कि दो अलग अलग लेवल के सुपीरियर्स भी आपस में बात कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग लेवल की बात हो रही है, जैसे कि मिडिल लेवल का सुपीरियर ऑपरेशनल लेवल के सुपीरियर से बात करता है, तो ये डायगोनल है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है, यहाँ कंट्रोल मेंटेन रहता है क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर ऑफिशियल चैनल्स है कम्युनिकेशन के, ऑथेंटिक है, यहाँ पे कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ वही बातें हो रही है जो हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है सिर्फ वही यहाँ पर किया जाता है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या? रिजिड, भाई आपको प्रॉपर ये लंबा चौड़ा जो रूट है इसको फॉलो करना ही करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है आपको इसे। दूसरा, इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मतलब कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आपका किसी से, आप किसी से भी ऐसे कभी भी बात नहीं कर सकते। यहाँ डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आपको प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर मैं दूसरे कम्युनिकेशन की बात करूं तो वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पर आपको कोई भी फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं करनी है। इसे ग्रेप वाइन नेटवर्क कहते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब होता है ना, जैसे अंगूर का गुच्छा या अंगूर की बेल, जैसे वो पूरे जब आप बेल देखते हो ना, बेल का मतलब क्या, वो अपनी जड़ों को फैला लेती है पूरी जगह पर। इसी तरीके से वो कहते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला होता है। क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको लगता है कि सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन ही चलता होगा? क्या लोग आपस में बातचीत नहीं करते होंगे? करते हैं। उनको कुछ एरियाज ऐसे मिलते हैं जहां पर वो बात करते हैं। जैसे जब लंच ब्रेक होता है तो लंच ब्रेक के टाइम पे जब वो सारे कैंटीन में बैठते हैं तो बात करते हैं, सिर्फ ऑफिस की बात नहीं करते, सिर्फ वहां पे अपने घर की पर्सनल सब चीजों की बारे में बात करते हैं। जब वो संडे को बाहर कहीं घूमने जाते हैं, मूवी देखने जा रहे हैं या क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वो तब भी बात करते हैं। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो यही से निकलता है, फॉर्मल से। फॉर्मल में ही वो रिश्ते हैं आपको जो मिले हैं, जिनको आपने इनफॉर्मल में जाकर कनेक्ट किया है, जिनके साथ आप कनेक्ट हुए हो। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है? इंफॉर्मेशन फटाफट से फैलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे फीडबैक आपको क्विकली मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन फटाफट जा रही है तो आपको सामने सामने ही फीडबैक मिल रहा है। यहाँ पे सेटिस्फाई करता है सोशल नीड को। अब यहाँ ना आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट वही कमी आप यहाँ जाकर पूरी कर लेते हो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। बट यहाँ पे र्यूमर्स फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यार र्यूमर्स, बहुत अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है यहाँ पे, कि जरा सी एक बात यहाँ पर होती है और वो
कहते हैं ना हवा की तरह पूरे में फैल जाती है, चिंगारी लगती है और सब जगह पे वो फैल जाती है। यहां पर इंफॉर्मेशन खराब होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फिल्टरिंग पॉइंट्स हैं। एक बंदा जिसको कोई बात पता चली वो उसमें अपनी तरफ से ऐड ऑन करके दूसरे बंदे को बात बताएगा, ओरिजिनल मैसेज नहीं देगा। उसके अलावा वर्क एनवायरनमेंट कई बार खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाना हमारे वर्क एनवायरनमेंट को खराब कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग में जो हमने भी पीछे लिखा, आप एज इट इज वही मीनिंग लिख सकते हो कि ये वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर स्केलर चेन फॉलो किया जाता है और यहाँ पे कोई भी फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती है। फॉर्म ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, ये जनरली ओरल ही होता है। स्पीड ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना पड़ेगा, पूरा रूट फॉलो करना होगा। ये फास्ट होता है क्योंकि ये किसी से भी कभी भी आप बातचीत यहाँ पर कर सकते हो। ऑथेंटिसिटी की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है, बट ये नॉन ऑथेंटिक है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बात हो रही है, यहाँ पर र्यूमर्स भी है, तो ये नॉन ऑथेंटिक कह सकते हो। यहाँ पर हमारा एम सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइड किए गए हैं, बट यहाँ हम कहीं ना कहीं अपना दिल हल्का करने के लिए आ रहे हैं। सोशल नीड्स जो है हमारी, हमें वो पूरा करना है। डायरेक्शन ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड हर तरीके से। या ये जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला हुआ है, अभी हमने पीछे पढ़ा ग्रेफाइन नेटवर्क की तरह। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे एक सुपीरियर अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर दे रहा है या एक सबॉर्डिनेट रिक्वेस्ट कर रहा है छुट्टी के लिए, एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स फॉर्मल के हो सकते हैं। वहीं पे इनफॉर्मल के लिए वर्कर्स कैंटीन में बैठ के बातचीत कर रहे हैं या संडेज को क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, और डायरेक्टिंग चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्योंकि ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होके बैरियर्स दे रखे हैं, 4 कैटेगरीज है बैरियर की। और जब सीबीएसई को पेपर थोड़ा सा चेंज करना होता है सेट वाइज, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। ठीक है, उसके अलावा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन वो ऐसे पूछ ले कि ये वाले बैरियर बता दो तो आपकी किस्मत अच्छी है, अदरवाइज तो वो केस स्टडी में ही पूछते हैं बैरियर्स। ठीक है, तो 4 बैरियर कौन कौन से हमारे जो कम्युनिकेशन को खराब करते हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो बैरियर्स का मतलब क्या होता है? बाधा बनना, कि हम बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत के बीच में कुछ रुकावटें आ रही है। तो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, कि 4 बैरियर्स क्रिएट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते टाइम। नंबर 1 इज सिमेंटिक बैरियर, नंबर 2 साइकोलॉजिकल बैरियर, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और नंबर 4 पर्सनल बैरियर्स। सबसे पहला जो सिमेंटिक बैरियर है, आप सिमेंटिक वर्ड से ना पता नहीं चल रहा कि क्या बैरियर है, तो आप इसको लैंग्वेज बैरियर के नाम से याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ही लैंग्वेज की होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे बैरियर्स क्रिएट होते हैं जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, तो इसका आप सिंपली आप इसको लैंग्वेज बैरियर के नाम से याद रख सकते हो। अब ऐसे कितने टाइप्स ऑफ बैरियर है? टोटल 6, जिसमें सबसे पहला बैरियर है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी कि जो भी मैसेज कम्युनिकेट किया गया है उसको आपने एक्सप्रेस ठीक से नहीं किया है। अब क्यों एक्सप्रेस आप ठीक से नहीं कर पाए? शायद आपकी वोकैबुलरी इनएडिक्वेट थी, शब्दों की कमी पड़ गई आपके पास, या फिर आपने किसी गलत वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, या आप जो वर्ड्स लिखने चाहिए थे आप लिखना भूल गए। ठीक है, जैसे कई बार आप इंग्लिश के अंदर लेटर वगैरह लिखते हो या आर्टिकल लिखते हो, तो आपके टीचर आपको कम मार्क्स दे रहे हैं, तो आप पूछते हो ना कि क्यों कम मार्क्स मिले, तो वो कहते हैं ना कि जो लिखना चाहिए था वो नहीं है। इंग्लिश में आप लोग लिटरेचर में जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं 3 to 4 मार्क्स के, जिसका सिर्फ 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है, आप उसे कई बार 80 to 100 वर्ड्स में भी लिखाते हो, क्योंकि आप अपनी भावनाएं ज्यादा व्यक्त कर देते हो इंग्लिश में, तो तब भी आपके मार्क्स वहां पे कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चाहिए था वो नहीं लिखा आपने। तो कहीं ना कहीं ये जो आप अपना पेपर भी लिख रहे हो ना, ये आपके और टीचर के बीच का कम्युनिकेशन है, पर वो कई बार किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज के फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स है जिनका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के छोड़ दिया है कि वैल्यू, इसका मतलब प्राइस से या कॉस्ट से भी होता है और इंपॉर्टेंस से भी होता है ना। उसी तरीके से हम लोग आजकल ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसमें बहुत सारे आपके इमोजीज होते हैं। अब कुछ इमोजीज ऐसे हैं जिसका मीनिंग हम कुछ और समझ रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉल्टी ट्रांसलेशन,
कई बार मैसेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप किसी मैसेज को इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, और जो भी ट्रांसलेटर आपने यूज किया है उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, अगर वो उसे गलत ट्रांसलेट कर रहा है तो सही मैसेज नहीं पहुंचेगा। ठीक है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, यानी कि अपने आप ही चीजों के बारे में अज्यूम कर लेना या फिर क्लैरिटी ना होना। बेसिकली क्लैरिटी ना होना इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। जैसे कि मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था तब भी मैंने आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि एक बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट को या अपने ड्राइवर को बोला टेक केयर ऑफ द गेस्ट, कि फॉरेन गेस्ट आ रहे हैं उनका ध्यान रखना। तो एज अ ड्राइवर उसने तो सिर्फ इतना सोचा कि मैं तो काम सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का है, तो उसने सिर्फ उसके रहने का प्रबंध कर दिया, मतलब उसको एक होटल तक छोड़ दिया, उसके बाद नहीं देखा उसने उस गेस्ट को। बट बॉस का मतलब था कि आपको इसका, जब तक ये यहाँ पर है तब तक आपको इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सफर किया ना उस फॉरेन गेस्ट ने, क्यों? क्योंकि दोनों की तरफ से बातें अनक्लियर थी, दोनों की तरफ से बातें क्लियर ही नहीं थी, ना तो उसने आगे से कुछ पूछा ना बॉस ने पूरी तरीके से क्लियर किया। ठीक है। टेक्निकल जार्गन, अब ये भी ना वर्ड से पता नहीं चलता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन इसी का आया था, टेक्निकल जार्गन और एक फॉल्टी ट्रांसलेशन का। तो टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है स्पेसिफिक वर्ड रिलेटेड टू अ फील्ड। भाई हर फील्ड की ना अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, अपनी वोकैबुलरी होती है। आप क्रिकेट जैसे देखते हो, क्रिकेट मैचेस देखते हो, तो आपको समझ आ रहा होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जो टर्म्स यूज कर रहे हैं उनका मतलब क्या है ना। हम जैसे शार्क टैंक देखते हैं बैठ के, तो एक कॉमर्स का बच्चा होता है ना, उसे समझ आता है वो कि इक्विटी के बारे में क्या बोल रहे हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। बट वहीं पे अगर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज और साइंस के बच्चों से बैठ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम आएगी उसको समझने में। क्यों? क्योंकि उनके फील्ड से रिलेटेड चीजें नहीं है। इसके एग्जांपल मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा दिया था, अपने घर पे आप मेडिकल रिपोर्ट देखने बैठ जाते हो अपनी, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो भी गूगल करके देखने पड़ते हैं कि इसका मतलब क्या है, हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है कुछ टेक्निकल वर्ड जो हर फील्ड से रिलेटेड है। तो अगर जिससे आप बातचीत कर रहे हो, अब मैं बैठी हूँ किसी डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर मुझे देख रहा है, मुझे बता रहा है, उसने अपनी डॉक्टर की लैंग्वेज में कोई एक बीमारी का नाम बता दिया। अब मुझे नहीं पता होगा तो क्या मुझे समझ में आ रहा है? नहीं। बट मुझे ये फील नहीं कराना कि मुझे पता ही नहीं है, तो मैं तो हाँ में हाँ मिला के उसके आगे हाँ ठीक है ऐसे होता होगा। तो ये टेक्निकल जार्गन है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, जिसके लिए आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, व्हाट इज सेड इज नॉट इक्वल टू व्हाट इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो आप कह रहे हो और जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो दोनों के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। नहीं इक्वालिटी है तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तुम्हारा दोस्त मिल रहा है तुम्हारी किसी फ्रेंड से, ठीक है, सामने से आप खुशी दिखा रहे हो और अंदर ही अंदर आपको दुख हो रहा है, पर वो दुख थोड़ा थोड़ा चेहरे से दिख भी रहा है, पर बातों में नहीं शो कर रहे हैं आप उसे। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको देख रहा होगा आपके बगल वाला बंदा कि यार इसकी आंखें तो कुछ कह रही है, जुबान कुछ कह रही है इसकी, तो ये एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है। चलो अब है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर किस चीज से रिलेटेड होंगे? रिलेटेड टू आवर माइंड, समहाउ रिलेटेड टू आवर माइंड, की हमारे इमोशंस या हमारे माइंड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, बात को समझने से पहले ही जजमेंट बना लेना, जैसे कि हम दोनों में ज्यादा होता है, नहीं मैं समझ पाता ना मैं इसकी समझ पाती हूँ, हम लोग पहले जजमेंटल हो जाते हैं, है ना। सो दिस इज आवर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, कि मैसेज को सुनने से पहले ही हमने एक जजमेंट बना लिया है, एक सोच बना ली है कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही होता होगा। ठीक है, तो वो होता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। दूसरा लैक ऑफ अटेंशन, अब हाँ आपका ध्यान कहीं और है, आप बैठे यहाँ हो लेकिन ध्यान आपका कहीं और ही है, तो ये लैक ऑफ अटेंशन है कि आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है किसी चीज से। तो जब वो ऑलरेडी भरा हुआ है किसी चीज से, तो कोई दूसरी चीज फिल होने का क्या है, कोई स्कोप ही नहीं है। तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है कि आप सुन ही नहीं रहे हो। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, पहली बात तो लॉस बाय ट्रांसमिशन, ये दो चीजों में डिवाइडेड है, दोनों को अलग अलग देखते हैं। पहला है जैसे लॉस बाय ट्रांसमिशन, कोई एक बात है वो अलग अलग फिल्टरिंग पॉइंट से जा रही है, मतलब बहुत सारे लेवल से होकर गुजर रही है। तो जब वो गुजरेगी ना अलग अलग लेवल से, तो कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है, वो ओरिजिनल मैसेज जो होगा वो कहीं ना कहीं खो जाएगा, उसके अंदर कुछ एडिशन हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, यानी कि मैसेज मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है। पुअर रिटेंशन का मतलब होता है कि लोग ना जो मैसेज होता है उसको बहुत टाइम तक अपने पास रिटेन नहीं कर पाते हैं, जो उसका ओरिजिनल सेंस है उसमें उसको रिटेन नहीं कर पाते। तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर है। डिस्ट्रस्ट, विश्वास नहीं है,
जब दो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक कम्युनिकेशन बैरियर को क्रिएट करेगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्लियर हो गए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पॉलिसी। बहुत सारी, कुछ पूछ रहे हो? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी पॉलिसी होती है जो बैरियर क्रिएट करती है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब डिसीजन मेकिंग एक ही के हाथों में है, तो वहां पर तो बात करना अलाउड ही नहीं है, वहां तो सारा डिसीजन एक ही बंदा ले रहा है, तो ऐसे में बैरियर क्रिएट होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बहुत ज्यादा रिजिड है, जो एक सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली किसी सुपीरियर से बात करना अलाउड ही नहीं करता है, पहले आपको अपने अपर जो आपके सुपीरियर होगा उससे बात करनी है, फिर वो अपने सुपीरियर से बात करेगा, तो कहीं ना कहीं एक रूल और रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ रहा है। उसके बाद स्टेटस, कई बार हमारा स्टेटस भी हमें बात करने से रोकता है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी भी कंपनी का सीईओ बहुत जल्दी वर्कर से ज्यादा जाकर इंटरेक्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं पहले उसके बीच में जो बहुत सारे उसने फर्दर सुपीरियर्स अपने बना रखे होते हैं वो उनसे कम्युनिकेट करता है। बहुत ही रेयर चांसेस होता है जहां पर वो लोग डायरेक्टली वर्कर से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका स्टेटस उसको अलाउड नहीं करता कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ मैनेजरल लेवल्स ज्यादा होते हैं वहां पे कम्युनिकेशन ज्यादा दिक्कत देती है। जितने ज्यादा लोग होते हैं किसी भी घर में उतने ही ज्यादा लड़ाई झगड़े के चांसेस हो जाते हैं ना, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जब नंबर ऑफ मैनेजरल लेवल्स ज्यादा होते हैं तो कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा है जो अपने यहाँ पर एक कंप्लेंट बॉक्स रख के बैठा है, सजेशन बॉक्स भी है कि अगर आपको कोई दिक्कत है चिट्ठी डाल दो, कोई सजेशन देना चिट्ठी डाल दो। तो ये चिट्ठियां देना भी तो कम्युनिकेशन का एक तरीका है ना। बट एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जो आपकी सुनता ही नहीं है, उसने आपको ऐसी फैसिलिटी ही नहीं दी कि आप एक्सप्रेस कर सको खुद को, तो जो बात है वो आपके दिल में ही है ना, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो बैरियर क्रिएट हुआ, बिल्कुल हुआ। क्लियर हो गए ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। लास्ट, पर्सनल बैरियर, हमारी खुद की इच्छा है, हमने खुद से बैरियर क्रिएट कर रखा है। यहाँ आपकी लैंग्वेज ने बैरियर क्रिएट किया, यहाँ आपके माइंड ने बैरियर क्रिएट किया, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो यहाँ आपने खुद ने क्रिएट किया। कैसे? सबसे पहला, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कई बार कुछ बातें हम इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने अगर एक की कमी को सामने लेकर आए तो हो सकता है हमारी भी 10 कमियां सामने आ जाए। तो जब हमें खुद के लिए डर होता है ना, तब भी हम कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट। जब किसी सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे विश्वास नहीं होता तो वो कम्युनिकेट नहीं करता है, मतलब वो सारी बात नहीं बताएगा। सपोज कोई प्रोजेक्ट डिस्कशन चल रहा है तो वो सिर्फ मेन चीजें बताएगा, जो इन डेप्थ चीजें होंगी वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये वाली बातें भी बता दी तो कहीं हो सकता है ये इस बातों को लीक ना कर दे। तो जब ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर वहां पर बातचीत भी पूरी तरीके से नहीं होगी। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, जब कोई इंफॉर्मेशन सपोज करो आपको पता लगी लेकिन उस चीज के बारे में आप खुद भी श्योर नहीं हो कि ये बात सच है या नहीं है। कई बार आप कहते हो ना कि हम ये बात बता रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि ये बात सच है या नहीं है, हमने ऐसा सुना है। तो जब आपको खुद को भी बिलीव नहीं होता किसी बात के बारे में तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, उस चीज को कम्युनिकेट करने से रोकते हो कि पहले श्योर हो जाते हैं कि इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं, ये बात सही भी है या नहीं, तो कम्युनिकेट करेंगे। तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर की तरह वर्क करता है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, कई बार आपके सजेशंस के लिए आपने कंपनी को सजेशन दिया, कंपनी को फायदा भी हुआ उस सजेशन से, लेकिन कंपनी ने आके आपको एक बार भी थैंक यू तक नहीं बोला, आपको किसी भी तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया, आपको कोई इंसेंटिव तक नहीं दिया, तो क्या नेक्स्ट टाइम आप कम्युनिकेट करोगे? नहीं, आप बचोगे कम्युनिकेट करने से। तो जब इंसेंटिव्स नहीं मिलते तब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए बैरियर्स सारे। लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, मेजर्स टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, यानी कि किसी भी कम्युनिकेशन को हम अच्छा और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, यानी कि किसी को कुछ भी कहने से पहले खुद को क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। जब आप खुद ही कंफ्यूज होगे तो आप सामने वाले को अपनी बात ढंग से नहीं समझा पाओगे। कोई भी टॉपिक है, जैसे मैं भी अगर आपको आज यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो अगर मुझे ही वो चीज कंटेंट या टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको क्या समझाऊंगी। तो इसलिए बिफोर कम्युनिकेशन हमें अपनी स्टडी, अपने एक्सपेरिमेंट्स या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनके थ्रू अपने आइडियाज को पहले ही क्या करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। सेकेंड,
कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, वही कि किसी का एक सुझाव ले लो, कंसल्ट कर लो किसी के साथ कम्युनिकेट करने से पहले कि भाई देख मैं ये करने वाला हूँ, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ये मैसेज भेज देना चाहिए नहीं भेज देना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर एक बंदा अपनी तरफ से कोई एक व्यू पॉइंट उसका निकल कर आ जाता है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। थर्ड, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर्स। बिना मतलब की बात बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो जो सामने वाला सुनना चाहता है वो बोलो ना, जो वो नहीं सुनना चाहता अगर आप वो चीज बोल रहे हो तो उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा आपके कम्युनिकेशन में, इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। हमेशा अपने कम्युनिकेशन को ऐसे पॉइंट पे एंड करना है कि आपने सिर्फ आज के लिए नहीं, आपको फ्यूचर में भी उसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो इस तरीके से आपको अपने मैसेज को डिलीवर करना होगा कि फ्यूचर के कम्युनिकेशन के लिए यहां पर आपने एक पॉइंट छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। नीड्स मतलब कि आप जो भी अपना कंटेंट रेडी करो वो इस तरीके का रेडी करो कि वो सामने वाले की जो नीड्स है उसको पूरा करे। मतलब आप जो भी आपका मैसेज है रिलेटेड टू योर वर्क वो इस तरीके का हो कि वो उसके काम आए, ठीक। नेक्स्ट, बिवेयर ऑफ योर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। कई बार क्या होता है, हम दिल से बहुत अच्छे हैं, हम कुछ गलत नहीं चाहते सामने वाले के बारे में, हमारा कहने का मतलब भी गलत नहीं होता, लेकिन हमारी टोन, हमारी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से हो जाती है कि हम सामने वाले को हर्ट कर देते हैं। हाँ, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बात करें तो हमारी टोन, हमारा कंटेंट ऑफ द मैसेज, हमारी लैंग्वेज अच्छी हो, ठीक है। एंश्योर्स प्रॉपर फीडबैक। बिना फीडबैक के हर कम्युनिकेशन अधूरा है। ये हमने जब अभी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा तब भी ये बात समझी थी कि जब तक फीडबैक नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो फीडबैक, आपकी कम्युनिकेशन पूरी नहीं मानी जाती है। ना हमें ये पता चलता है कि रिसीवर ने हमारा मैसेज ढंग से समझा भी है या नहीं। नेक्स्ट, फॉलो अप कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि आपने बस कम्युनिकेट करके छोड़ दिया, फॉलो अप भी करना है। बार बार थोड़ा सा उसको फॉलो अप करना, देखना है, चेक करना है कि हाँ सब जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सिर्फ अपनी बात को बोलता नहीं है, सामने वाले की सुनता भी है। तो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और अच्छा वेटेज वाला।